फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए कक्षा 10 जो कि रासायनिक विज्ञान का आपका टॉपिक चल रहा था, अध्याय फर्स्ट रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक समीकरण। इसमें हमने काफी हेडिंग्स आपको बताई थी कि अभिक्रियाएं क्या होती हैं, समीकरण कैसे बनते हैं, अभिकारक और उत्पादक के बारे में बताया था, और रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं उन पर ताप दाब किस प्रकार उसमें एक्टिविटी होती है, और भौतिक अवस्थाओं के बारे में चर्चा की थी, ठोस, द्रव और गैस, लिक्विड, सॉलिड, ठीक है ना, और गैसेस, और विलयन के बारे में बताया था, जलीय विलयन, AQ। इसके साथ साथ अभिक्रियाओं की प्रकार भी बताई थी आपको, विस्थापन, वियोजन, ठीक है ना, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, विस्थापन, द्विविस्थापन, काफी सारी अभिक्रियाओं के बारे में भी हमने आपसे डिस्कशन किया था और चर्चाएं की थी आपसे, ठीक है ना। आज आपको आगे ले चलते हैं, कुछ परिभाषाएं और बची हैं, फिर इसके बाद आपको संतुलित करना सिखाना है समीकरणों को, और अभिक्रियाओं या समीकरणों को पहचानना सीखना है कि किस प्रकार की इसमें अभिक्रिया हो रही है ना। ऐसे आपको क्वेश्चन पढ़ना है, तो आपको समझ में आ गए होंगे इस वीडियो में हमें क्या क्या पढ़ना है। पहले तो यही कंफर्म होना चाहिए कि जो वीडियो हम देख रहे हैं उसमें किसके बारे में कहा जा रहा है। अब चलते हैं अपन, आज का खास तौर से टॉपिक है उपचयन। उपचयन, तो जो उपचयन है इसकी हमें डेफिनेशन बताना है, तो मात्र 2 शब्दों में डेफिनेशन खत्म। अगर हमसे कोई कहता है उपचयन अभिक्रियाएं क्या है, किस तरह से हम पहचानते हैं, तो बस 2 शब्द इसमें ध्यान रखना है, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन की में कमी हो। हाइड्रोजन में क्या हो? कमी। ऑक्सीजन में वृद्धि हो या हाइड्रोजन का ह्रास हो, ह्रास मीन्स कमी हो। इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं उपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। कैसी कहलाती हैं? उपचयन। तो ये डेफिनेशन आपको ध्यान रखना है, अपनी नोटबुक पर नोट करना है इसे, और लर्न भी करना है साथ में। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन की कमी हो, तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को उपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं। एग्जाम्पल जरूर लिखना है, क्योंकि रसायन विज्ञान एग्जाम्पल पर ही आधारित है। अगर आप लोग एग्जाम्पल नहीं लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहला इसका एग्जाम्पल बताते हैं, C+O2। C+O2, तो इसका होता है आपका CO2। क्या बनेगा आपका? CO2। हाइड्रोजन, जो कार्बन है, ऑक्सीजन है, यहां पर देखो ऑक्सीजन अलग था, कार्बन अलग था, तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि यहां पर ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ गया। किसके साथ जुड़ गया? कार्बन के साथ। ये ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ गया, तो कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि कर दी, कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि कर दी, तो यहां पे क्या हो रहा है आपका? उपचयन। सीधा ध्यान रखना है बस, उपचयन। और भी लिख सकते हैं Cu+O2। Cu, इसका दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं, जरा ध्यान से देखना। ये पहला एग्जाम्पल, दूसरा देखो Cu+O2, तो आपका हो गया CuO। क्या बनता है आपका? CuO, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर प्लस ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? कॉपर ऑक्साइड। अब बैलेंस करने के लिए यहां पर 2 का गुणा करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन 2 है, Cu 2 हो गया, तो यहां पर भी 2 का गुणा करेंगे। यहां पर देखो कॉपर अलग था, ऑक्सीजन अलग था, Cu बोले तो कॉपर, O2 बोले तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कॉपर के साथ जुड़ गया, तो यहां पर ऑक्सीजन में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। क्या कर दी है? यहां पर वृद्धि कर दी,
तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उपचयन। क्या कहते हैं? उपचयन। और भी बोल सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया एक अभिक्रिया मिक्स या अभी बाद में बताएंगे, इनको देख लो पहले। ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऐसी कंडीशन में उपचयन की घटना घटती है और ऐसे समीकरण को हम उपचयन कहते हैं। क्लियर हुआ होगा? एग्जाम्पल सहित आपको नोट करना है। अब बात आती है अपचयन की। किसकी आती है? अपचयन। तो आपको अपचयन के बारे में पढ़ना है, तो जस्ट उल्टा है। नंबर 1, ऑक्सीजन में कमी होती है इसमें, और हाइड्रोजन में क्या होती है? वृद्धि। जस्ट अपोजिट है। ह्रासी बोल सकते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया कि ऑक्सीजन में कमी हो, ऑक्सीजन में क्या हो? कमी, या ऑक्सीजन में ह्रास हो और हाइड्रोजन में वृद्धि हो। इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को अपचयन की अभिक्रिया कहते हैं। किसकी कहते हैं? अपचयन। या ऐसा समझो कि कोई पदार्थ है, उसमें ऑक्सीजन की कमी हो। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइड्रोजन की उसमें वृद्धि होती है, तो इस प्रकार की जो समीकरण प्राप्त होता है, अभिक्रिया प्राप्त होती है, उसे कहते हैं अपन अपचयन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? अपचयन। इसके भी एग्जाम्पल हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, बताने का प्रयास करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आपको बताते हैं, जरा ध्यान से देखना। जैसे कि हमने लिख दिया CuO+H2, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब इसकी अभिक्रिया हुई। अभिक्रिया होने के बाद आपका Cu अलग हो जाता है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिल जाएगा, तो आपका बनेगा जल, H2। क्या बनाएगा? जल। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, ऑक्सीजन यहां से अलग होगा। ऑक्सीजन यहां से क्या हो गया? अलग हो गया। इसमें ऑक्सीजन था, लेकिन ऑक्सीजन क्या हो गया? अलग। तो ऑक्सीजन में क्या हो गई? कमी। कमी हो गई, तो कौन सी अभिक्रिया होगी? अपचयन। कौन सी अभिक्रिया हो गई? अपचयन की। यहां पर ऐसे ध्यान रखना है, यहां ऑक्सीजन कॉपर के पदार्थ में ऑक्सीजन, पदार्थ में देखना जी, आपका पदार्थ है कॉपर ऑक्साइड। पदार्थ में से ऑक्सीजन की कमी, ह्रास हो जाए, पदार्थ में से ऑक्सीजन का ह्रास हो जाए, तो इस घटना को क्या कहते हैं? अपचयन की क्रिया कहते हैं, अपचयन कहते हैं। यहां पर देखो पदार्थ क्या था और यहां पर पदार्थ बना आपका जल। तो जल जो बना, इसमें हाइड्रोजन की देखो वृद्धि हो गई। हाइड्रोजन की क्या है? यहां पर वृद्धि है। ठीक है ना? इस तरह से आप लोग समझ सकते हो। तो इस प्रकार की घटना को, तो यहां पर देखो एक बार और समझ लो, ऐसे समझते हैं। ऑक्सीजन की क्या हो गई? यहां पर ऑक्सीजन की कमी हो गई, इसमें कमी है ऑक्सीजन की, तो इस घटना को क्या कह सकते हैं अपन? क्या कह सकते हैं? अपचयन, अपचयन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ में ऑक्सीजन में ह्रास हो, ऑक्सीजन में कमी हो और हाइड्रोजन में वृद्धि हो, इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं अपचयन कहलाती हैं। अब यहां पर इसके बाद एक और अभिक्रिया के बारे में आपको बताते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? रेडॉक्स। तो रेडॉक्स अभिक्रिया मिक्स धमाल है, यानी इसमें उपचयन की घटना होती है और अपचयन की घटना होती है। दोनों घटनाएं एक साथ घटे तो ऐसी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं,
ऐसी अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें उपचयन वाली भी घटना हो और अपचयन वाली भी घटना हो। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं उसमें रेडॉक्स अभिक्रिया हो रही है या रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। इसका भी एग्जाम्पल आपको बताते हैं। वही लिख सकते हैं CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2O। तो देखो यहां पर ऑक्सीजन, इस पदार्थ में से ऑक्सीजन की कमी हो रही है। CuO है तो CuO से Cu बन रहा, तो यहां पर ऑक्सीजन की कमी हो रही, तो यहां पे हो रहा है आपका अपचयन। एक घटना घट गई। और दूसरी घटना देखो, हाइड्रोजन है यहां पे, ये पदार्थ बन रहा, तो इसमें हाइड्रोजन की क्या हो रही है, यहां पर देखो, या ऐसे समझ सकते हैं, हाइड्रोजन था एक पदार्थ, हाइड्रोजन पदार्थ में ऑक्सीजन की क्या हो रही है, वृद्धि। यहां पे ऑक्सीजन नहीं था, इस तरफ ऑक्सीजन आ गया, तो ऑक्सीजन की हो रही है इसमें वृद्धि, तो कहेंगे उपचयन। तो ये देखो पहली घटना ए मान सकते और दूसरी मान सकते ए। तो यहां पर दोनों घटनाएं घटित हो रही, ठीक है ना। पदार्थ में देखो, ये पदार्थ बिना ऑक्सीजन का था, इसमें ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। और ये पदार्थ ऑक्सीजन सहित था, तो इसमें देखो ऑक्सीजन में कमी हो गई। तो ऐसे हम पहचानते हैं, अगर ऑक्सीजन में कमी हो जाए, ढंग से समझ, तो इस प्रकार हम रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा को समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि यदि ऑक्सीजन में ऐसी घटना जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों प्रकार की घटना होती है, तो इस प्रकार की रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए हमने बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल लिया यहाँ पर, CuO प्लस H2, यहां से ऑक्सीजन में कमी हो रही है इस पदार्थ में, तो ये आपका अपचयन है। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन पदार्थ था, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो उपचयन होता है ना। इस प्रकार से इसकी डेफिनेशन क्लियर होगी। अब हम यहां पर कुछ समीकरण लिखे हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, रासायनिक समीकरण भी बोल सकते हैं उनको। इनके बारे में आपको सीखना है और समझना है कि किसमें कौन सी प्रकार की अभिक्रिया है, जो कि पिछले वीडियो में हमने अपलोड की थी। जैसे कि यहां पे लिखा देखो, पहले रासायनिक या अभिक्रिया का प्रकार समझाओ, ऐसा आपका 1 नंबर में आता है पहचानने के लिए किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहां पर पहला आपका अभिक्रिया दी है CaCO3 एरो का निशान CaO प्लस CO2। तो यहां पर एक पदार्थ है और एक पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया होने के पश्चात 2 पदार्थों में टूट गया। और जब 2 पदार्थों में टूट जाए तो इसका अर्थ होता है विभाजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? विभाजन अभिक्रिया। तो इसका नाम हो जाएगा विभाजन अभिक्रिया, नीचे लिख सकते हैं। और भाषा में लिखना हो तो ये भी लिखेंगे कि एक पदार्थ को जब रासायनिक अभिक्रिया की, तो ऐसी स्थिति में 2 पदार्थों में जब टूटता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम विभाजन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा आपका दिया Ca प्लस O2, यहां पर 2 पदार्थ हैं, 2 पदार्थ अभिक्रिया करके एक पदार्थ बना रहे। जब 2 पदार्थ अभिक्रिया करके एक पदार्थ का निर्माण करें, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। इसके बाद आपका आता है Pb प्लस CuCl2, PbCl2 और Cu बन रहा। देखो Pb Cu को प्रतिस्थापित कर रहा, विस्थापित कर रहा। क्या कर रहा है? विस्थापित कर रहा है। Pb Cu को विस्थापित करके PbCl2 और Cu अलग हो रहा, तो ये आपकी विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन माने कहने का हमारा तात्पर्य यह है कि एक तत्व दूसरे तत्व को यौगिक में से अलग कर दे। जो यौगिक था और जो तत्व था, तो Cu को अलग किया,
और आपका PbCl2 प्लस Cu बनाया। तो इसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापित कर दे, एक को भगा दे वहां से, दूसरा वहां पर आ जाए, उसके साथ यौगिक के साथ जुड़ जाए, तो विस्थापन अभिक्रिया। यहां पर FeSO4 है, Fe2O3, SO2 और SO3। एक पदार्थ जो है वो 3 भागों में टूट रहा है और टूटने को बोलते हैं विभाजन। जब एक पदार्थ कई भागों में टूट जाए, विभाजन, तो उसे कहते हैं विभाजन अभिक्रिया। विभाजन अभिक्रिया। इसके बाद आखिरी है, इसमें आखिरी टॉपिक Na2SO4 BaCl2। तो यहां पर दो पदार्थ हैं, दो यौगिक हैं। तो Na2Cl के साथ पहुंच रहा है और BaSO4 के साथ आयनों में आदान प्रदान होकर, देखो एक आयन Na सोडियम आयन है, यहां पर Ba बेरियम आयन है। तो Na2 Ba के स्थान पर आ रहा और Ba Na2 के स्थान पर आ रहा। तो ऐसी द्विविस्थापन है ये अभिक्रिया। ऐसी विस्थापन अभिक्रिया जो आयनों के बीच में संपन्न होती है, यानी पदार्थों से जो तत्व होता है विस्थापन के लिए आयनों का सहारा लेता है, आयन के माध्यम से अलग अलग होता है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया? द्विविस्थापन। तो हमारे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जी आयनों का विस्थापन द्विविस्थापन कहलाता है। अधिक क्रियाशील वाला तत्व, इसमें अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को अलग कर दे, उसके स्थान पर आ जाए पदार्थ में, विस्थापन अभिक्रिया। एक पदार्थ अलग अलग भागों में टूटे, जैसे कि इसमें और इसमें, तो विभाजन अभिक्रिया। अगर दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ जाएं तो उसे संयोजन अभिक्रिया। आपको क्लियर हुआ होगा, इनको अच्छे से नोट कर लेना, नोट्स में लिख लेना किस प्रकार से अभिक्रियाओं को पहचानते हैं, कैसा हमने आपको समझाया है, समझाने का प्रयास किया है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए। अब हमें दैनिक जीवन में अपने उपचयन अभिक्रिया जो रहती हैं, अभिक्रियाएं या अभिक्रियाओं के प्रभाव, हमारे दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाएं किस प्रकार प्रभावित करती हैं, इसके बारे में पढ़ना है। अच्छे से आप लोग नोट्स तैयार करते जाएं। एनसीईआरटी पूरा पैटर्न है, ध्यान रखें, और कॉपी पर नोट करते जाएं प्रत्येक पॉइंट्स। और जो हम आपको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको भी आपको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखना है, ताकि आप बाद में भी कभी उठा के देखें तो आपको लर्न हो और आप लोग भूलें ना। तो बात आती है उपचयन का दैनिक जीवन में किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले कभी भी ध्यान रखना, जो धातु होती है, जो क्या होती है, धातु होती है, ऑक्सीजन आर्द्रता, जो धातु होती है वो ऑक्सीजन आर्द्रता या अम्ल मीन्स होता है खट्टापन, कोई भी खट्टा पदार्थ, ऑक्सीजन आर्द्रता यानी कि पानी, गीलापन, और अम्ल मीन्स खट्टापन, इनके संपर्क में आने पर धातुओं की ऊपरी परत, जैसे कोई धातु है तो इसकी ऊपरी परत गलने लगती है। क्या होने लगती है? गलने। ऊपरी परत कमजोर पड़ने लगती है, उसी को कहते हैं संक्षारण या संक्षारित। ऊपरी परत क्या होने लगती है? संक्षारित होने लगती है, क्षय होने लगती है, गलने लगती है, कमजोर पड़ने लगती है। जब कोई धातु ऑक्सीजन आर्द्रता के संपर्क में आती है या किसी अम्ल के संपर्क में आती है, तो ऐसी स्थिति में
धातु की जो ऊपरी परत होती है वो कमजोर पड़ जाती है, यानी कि संक्षारित हो जाती है, कमजोर पड़ के संक्षारित हो जाती है। कैसी हो जाती है? कमजोर पड़ के संक्षारित हो जाती है। इसी को हम कहते हैं संक्षारण। अगर संक्षारण की डेफिनेशन आए तो इसी प्रकार आपको बताना है। संक्षारण की, जब धातु ऑक्सीजन आर्द्रता या अम्ल के संपर्क में आती है तो उसकी ऊपरी परत कमजोर पड़ के संक्षारित हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। अब बात आती है संक्षारण कैसा होता है, तो इसके लिए बताया गया लोहे पे जंग लगना, ये उदाहरण है। लोहे पर क्या लगना? जंग लगना। जो लोहे की वस्तुएं होती हैं और ऑक्सीजन आर्द्रता या अम्ल उस पर गिर जाए तो उस पर क्या हो जाता है? ऊपरी परत गल जाती है, नष्ट होने लगती है। इसी को कहते हैं लोहे पर जंग लगना या लोहे पर संक्षारण, या लोहा संक्षारित होता है। कब? जब वायु आर्द्रता, जो ऑक्सीजन आर्द्रता है या अम्ल, उसके संपर्क में आ जाए, टच हो जाए, तो इस प्रकार लोहे पर जंग लगना प्रारंभ हो जाता है, अर्थात ऊपरी परत कमजोर होकर संक्षारित होने लगती है। इसके बाद चांदी के ऊपर काली परत, इस कारण से, जैसे चांदी अगर है, चांदी ऑक्सीजन आर्द्रता या अम्ल के संपर्क में आती है, तो ऐसी स्थिति में चांदी के ऊपर काली परत आ जाती। कैसी परत आ जाती? काली, है ना। ये संक्षारण है, ये चांदी पर संक्षारण है। अगर तावा है, तावा अगर ऑक्सीजन आर्द्रता के संपर्क में या अम्ल के संपर्क में आता है तो संक्षारित होकर उसकी ऊपरी परत हरी हो जाती है, हरे रंग की। ये संक्षारण के कुछ एग्जाम्पल हैं। अब बात आती है, ऐसे संक्षारण होता रहे तो हमारा जो धातु है वो नष्ट होती रहेगी। इसको बचाने का कुछ उपाय है क्या? हाँ, इसका उपाय है। उपाय भी ढूंढा है। यसद लेपन, यसद लेपन यानी कि उसके ऊपर कुछ पदार्थ, उसका वायु प्रतिरोधी पदार्थ लगाना। विद्युत लेपन, कुछ पदार्थ, कुछ धातुओं पर विद्युत लेपन पदार्थ लगाया जाता जिससे ऑक्सीजन आर्द्रता और अम्ल के संपर्क में नहीं आ पाता, जिससे संक्षारित नहीं होता। और पेंट, लोहे पर तो जानते ही हैं, लोहा जो रहता उस पर हम पेंट कर देते हैं जिससे कि वो संक्षारित नहीं होता, जंग नहीं लगती, उसमें काफी लंबे समय तक चलता है। क्यों? क्योंकि वह ऑक्सीजन आर्द्रता और अम्ल के संपर्क में नहीं आ पाता था। अगर इसके संपर्क में लोहा नहीं आएगा तो कभी जंग नहीं लगेगी। उससे बचाने के लिए उस पर पेंट की पॉलिश की जाती है ना। तो ये इससे बचाव हो गया। तो आपने पढ़ा क्या है? दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव, उपचयन होते क्यों हैं? क्योंकि ये ऑक्सीजन उसमें संपर्क में आ जाता है धातुओं के, जिससे अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके इसका गुण होता है कि इसको संक्षारित करता है, धीरे धीरे कमजोर करता है और उसे नष्ट करने की ओर ले जाता है। ऑक्सीजन आर्द्रता और अम्ल, दो, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में तभी तो तावे पे जो हरी परत लग जाती है, नींबू वगैरह से उसको साफ किया जाता है। नींबू को साफ करने से क्या होता है, वो अलग हो जाता, लेकिन कुछ समय पश्चात फिर से आ जाता। जब नींबू के संपर्क में अपन करेंगे तो कुछ समय पश्चात साफ तो हो जाएगा खट्टेपन से, लेकिन कुछ समय पश्चात फिर से उस पर हरे कलर की वो परत, जो ऊपरी परत होती है, आ जाती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन आर्द्रता उसमें सम्मिलित होता है साथ में। साफ करते हैं लेकिन कुछ समय पश्चात फिर से आ जाता, साफ तो हो जाता, लेकिन चूंकि अपन ने स्वयं ही उसको अम्ल के संपर्क में ले आया तो स्वाभाविक है कि आगे चल के खराब होना है। अभिक्रिया करेगा और लंबे समय के बाद फिर से हरी परत आ जाएगी इस पे, है ना। तो इस तरह से इसकी व्याख्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। अगला टॉपिक आपका है वेरी वेरी इंपोर्टेंट, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, और वो है आपकी विकृत गंधता। क्या है? विकृत गंधता। विकृत गंधता से आप क्या समझते हैं? तो इसकी पहले डेफिनेशन सुनिए। डेफिनेशन के बाद आप लोग उसको नोट्स में तैयार करेंगे और उसके रोकने के उपाय भी नीचे दिए गए हैं, उनको भी समझना है। तो विकृत गंधता क्या कहलाती है? अगला टॉपिक आपका विकृत गंधता है। ये भी बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है।
एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, एग्जाम्पल भी आते हैं इसके, कैसे इसको दूर किया जाए, क्या होता है, क्यों होता है। तो यहां पर पहले डेफिनेशन कि विकृत गंधता होती क्या है। तो हम जो खाद्य पदार्थ पहले तो दैनिक जीवन में इनका उपयोग देखिए, जैसे कि हम सब्जी बनाते हैं तो उसमें हम तेल का प्रयोग करते हैं, प्याज वगैरह, लहसुन वगैरह जो भी उसमें निकालते हैं। तो तेल मीन्स होता बसाई, तेलीय सामग्री और बसाई, जो दो सामग्रियों का हम अपने खाद्य पदार्थ में दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। तो हम देखते हैं अगर हम 24 घंटे 20 घंटे बाद उनको देखते हैं तो उनमें से दुर्गंध यानी कि बदबू आने लगती है और वो खाने की योग नहीं रहते हैं। तो वही तो कहलाती है विकृत गंधता अपनी भाषा में। अब विज्ञान क्या कहता है विकृत गंधता की परिभाषा, तो उन्होंने डेफिनेशन को बताया है कि वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री, वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री जब वायु के संपर्क में आती है, किसके संपर्क में, यानी जो खाना अपना बनाया बनाया रखा रहता है वो वायु के संपर्क में आता है, तो ऐसी स्थिति में उसमें जो उपचयन की अभिक्रिया हो जाती है। किसकी अभिक्रिया होती, उपचयन। और उपचयन तुम जानती हो, उपचयन उसको क्या करता है, अभिक्रिया करके ऊपरी परत उसकी खराब करता है। तो वसायुक्त और तेलीय सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है, जिससे उपचयन होने के बाद क्या उसमें प्रभाव पड़ता है, एक तो स्वाद और गंध दोनों परिवर्तित हो जाते हैं। लंबे समय तक रखने पर उसका स्वाद में बदलाव आ जाता है और गंध भी अलग आने लगती है। तो हम समझ जाते हैं कि पदार्थ विकृत गंधता हो गया, यानी कि सड़ गया। अपनी भाषा में बोलना नहीं है सड़ गया, वो तो हमने आपको बता दिया। विकृत गंधता की परिभाषा है ये। वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री पदार्थ जब वायु के संपर्क में आते हैं तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्थिति में उसके स्वाद और गंध दोनों में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार के पदार्थ को विकृत गंधता कहते हैं। अब बात आती है विकृत गंधता को रोका कैसे जाता है। तो सामान्य तौर पर अपन भी करते हैं यूज, फ्रिज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, फ्रिज का। सामान को जो बचता है उसको फ्रिज में रख देते हैं ताकि वो विकृत गंधता यानी कि सड़े ना। और भी शीतलन, उसी को कहते हैं, फ्रिज को क्या कहते हैं, शीतलन करना। अब प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करके, यानी कि प्रतिऑक्सीकारक उसमें डाल देते हैं तो भी नहीं सकता है। इसके अलावा वायुरोधी बर्तन में, ऐसा बर्तन जिसमें वायु प्रवेश ना करे, तो उसमें भी खाद्य सामग्री सुरक्षित रहती है। वायु के स्थान पर नाइट्रोजन का प्रयोग करना, जैसे कि इसका उपयोग बताते हैं। दुकानों पर आप लोग जाते हो, चिप्स खाते हो पैकेटों के, और पैकेटों में बंद खाद्य सामग्री आती है, तो उस पैकेटों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ऑक्सीजन को निकाल के, ताकि वो सड़े ना, विकृत गंधता उनमें ना हो और लंबी समय तक सुरक्षित रखे रहें। इसीलिए पैकेट फूले रहते हैं। 4 चिप्स रहेंगे उसके अंदर, फूला इतना रहेगा कि पूरा भरा है, दिखाई देता है ऐसा। तो उसमें नाइट्रोजन गैस का उपयोग होता है जिससे वो सुरक्षित रहे। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि खाद्य सामग्री जो चिप्स वगैरह होते, नमकीन होता है, पाउच वगैरह में आते हैं, वो विकृत गंधता क्यों नहीं होते। तो उसका रीजन होता है कि उसमें ऑक्सीजन निकाल के उन पैकेटों में नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है, जिस कारण से वो दुर्गंधित नहीं होते हैं और सुरक्षित रहते हैं, है ना। तो ये इनके उपचार हो गए। इसलिए अब अगली वीडियो में कुछ रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना बताना है और कुछ एग्जाम्पल भी बताएंगे, उनको आपको सीखना है, समझना है ना। यहां पर 2 परिवर्तन और होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन वो कहलाते हैं परिवर्तन होने के बाद अपनी मूल अवस्था में वापस ना आए, ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि फलों का पकना, दूध से दही बनना, दूध का फटना, ये सभी आपके रासायनिक परिवर्तन है। अभिक्रियाएं भी होती हैं और परिवर्तन भी है। लोहे में जंग लगना,
लोहे से में जंग लग जाएगी, जंग से लोहा बनेगा? नहीं बनेगा। दूध से दही बनता है, लेकिन दही से दूध बनेगा? नहीं बनेगा। फल पक जाएगा, फिर कच्चा हुआ क्या? नहीं होगा। तो इस प्रकार के परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे वे परिवर्तन, एक बार और डेफिनेशन देखो, वे परिवर्तन जो परिवर्तन होने के पश्चात अपनी मूल अवस्था में वापस ना आए, ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन, वे परिवर्तन जो अपनी मूल अवस्था में परिवर्तन होने के बाद अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाएं, ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे जल से बर्फ बनना, बर्फ से जल बनना, बर्फ से भाप बनना, भाप से नहीं, जल से भाप बनना और भाप से जल बनना, ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं, आप लोग भी ध्यान रखना। एक बार अपना देखें भौतिक परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन जो पदार्थ में परिवर्तन होने के बाद पुनः मूल अवस्था में वापस लौट आए, भौतिक परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन जो पदार्थ में परिवर्तन होने के बाद मूल अवस्था में किसी प्रकार से वापस ना आए, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे मोमबत्ती का जलना, मोम उसमें है जो मोम जल जाती है, फिर दोबारा से मोम नहीं बनती। लकड़ी का जलना, लकड़ी राख हो जाती है, राख से लकड़ी नहीं बनेगी। तो ये आपके रासायनिक परिवर्तन है जो दोबारा से ना आए, रासायनिक जो मूल अवस्था में लौट आए, वो भौतिक परिवर्तन। क्लियर हुआ? नेक्स्ट वीडियो में आपको और इनके एग्जाम्पल बताएंगे सभी अभिक्रियाओं के भौतिक रासायनिक परिवर्तन। और इसके साथ साथ आपको मुख्य उसमें टॉपिक है रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना, जो कि 2 मार्क्स के निश्चित तौर पर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आते हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट कीजिए। अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर कीजिए ताकि नए बच्चे हमसे जुड़ सकें और वीडियो का लाभ ले सकें।